तो आज हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदितासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी लिपि के साक्ष्य तो हैं पर तो पढ़ी नहीं जा सकी है। और ऐसे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता जैसे कि आहार जोरवे आदि आती हैं। जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण का निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पाषाण काल जो कि क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी थी, इनके इस समय में हथियार। मध्य पाषाण काल, इसमें इस समय फलक उपकरण का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे फलक पाषाण काल भी कहते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से, जो कि पाकिस्तान में है, से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरै तथा अतिदम पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिदम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बिलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन के अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को, जैसा कि हमने आपको बताया था, फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के मानव को भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिर पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पूर्व पाषाणोत्करण के अतिरिक्त हड्डियों, पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन
महदहा से, जो कि प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में जो कि उत्तर प्रदेश में है, से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, बूचड़खाने में जानवरों को मारा जाता होगा, वहाँ से हड्डियों के जेवर पहनना, मतलब कि हड्डियों के सिंग से निर्मित उपकरण आभूषण बनेंगे और आसान से मिल भी जाएंगे। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर दाय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती कुछ क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधान जो 41 मिले हैं, इसमें से समाधानों में से 5 समाधान जो हैं वो युग्म समाधान है और एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। एक समाधान में 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया है। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं, बाकी शेष में इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर दाय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें, समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हैं, यानी कि उस समय कब्रों को आवास क्षेत्र के अंदर ही स्थित किया जाता था। कब्र छिछली तथा जहाँ रहते थे लोग वहीं पर कब्र छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 में मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ऑरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए हैं, जो कि आदमगढ़ है नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो कि बागौर है वो भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इस काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है, वहाँ से मिला है। किसका साक्ष्य? प्रथम प्राचीनतम कृषि साक्ष्य। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्हें उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला
स्थल मेहरगढ़, पहले लोहरदगा था फिर बाद में हो गया मेहरगढ़। पाकिस्तान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिया में मिला है चावल के साक्ष्य, जिसे हम धान भी कहते हैं, जो कि प्रयागराज जिले में बीलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है था चीन की यांगची नदी 6 घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है, जो कि दक्षिण अमेरिका के ऊपर है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है और उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व मैक्सिको में पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गलत आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा और एम पीटरसन ने की थी। गुफकराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकले हिल, उत्तरनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। नवपाषाण में आग की खोज हुई थी। उसी समय मौसमी शिविरों में के जले अवशेषों को जो है उन्हीं को राख के टीले कहते थे। वो पशुपालक समुदायों के थे। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक जैसे कि नाम से ही पता है, तांबा ताम्र और पाषाणिक पत्थर, पाषाण पत्थर, इसीलिए इसे ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इसमें पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था है। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक प्रस्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागौल, उजियाना एवं गिलुंद। ये प्रस्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ की प्राचीनतम नाम ताम्बवंती तथा तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथन, उजियाना में घरों को चहार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्र
में लाल व काले लेप के मृद भांड मिल बने हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की से चित्रकारी भी की गई है। इसे कृष्ण लोहित मध्य परंपरा विशिष्ट रही है। जैसे कि पहले लोगों में कई जगह मिली है जिसमें लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, और यहाँ पर उसी मृदभांड के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। इसे हम कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा, एरन और नवदा तौली प्रमुख स्थल हैं। नवदा तौली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रसारित पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एस.डी. संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल निर्माण लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृद भांडों की उत्कृष्ट के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश जिसे नंदुरबार जिला में है, नासिक जिले में है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे संस्कृति में आते हैं चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, ये सभी जोरवे संस्कृति में के हैं। और 200 जोरवे अब तक लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवाह नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद सबसे बड़ा है। दैमाबाद भी जोरवे संस्कृति में आता है। ये सभी लगभग जितने अधिक उसमें से 200 जोरवे संस्कृति जोरवे संस्कृति के स्थल प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। नेवासा जोरवा संस्कृति स्थल से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। नेवासा जो कि एक जोरवे संस्कृति स्थल है, उससे पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान थी। पात्र में टोटी लगी हुई थी। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों के उत्तर से दक्षिण, जैसा कि आज भी होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार, 5 कमरों में से 4 आयताकार और एक वृत्ताकार होता था। इनाम गांव में वो मिला कहाँ से है? पाश्चात अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ से शिल्पी या पंसाली लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रयाग केंद्र में रहते थे। केंद्र स्थल में रहते थे, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत
में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडुराजर डिब्बी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों टोटी वाले जलपात्र, गौड़ीदार तस्तरियाँ और गौड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कर्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र के कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई के धागे मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति जिसे टेराकोटा कहते हैं बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव में मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली धूल शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ, जिस वृषभ को हम सांड भी कहते हैं, यह सूचित करती है कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जैसे एक्सीडेंट बरियल, जबकि पूर्वी भारत में फ्रैक्शनल बरियल, आंशिक समाधान चलता था। सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों के जमा पाए गए हैं। गणेशोल स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू तांबे क्षेत्र के तांबे में की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिपलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871
ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये तो भूगोल वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्व विद्य भी थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगोल वैज्ञानिक के पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था थॉमसन के द्वारा। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन का नाम था पूरा जे थॉमसन था ना, जे थॉमसन का पूरा नाम था जार्गेसन थॉमसन। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम तथा बागोर। आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ नर्मदापुरम के मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है। बागोर भीलवाड़ा में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसमें दो ऑप्शन है, सुनो। महदहा सी और चरायनहाल से, दोनों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं: झील, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान। निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय छिराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सरायनहाल से और महदहा से। दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सब हम आपको मैप में दिखाएंगे आगे चल के। भौगोलिक दृष्टि से पहला आता है महदहा, जो कि प्रतापगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेखिया मिर्ज़ापुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। पैसरा, ये बिहार में है। और भीर भानपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। जैसा कि इन्होंने कहा है, दिखाने का था पश्चिम से पूर्व, ठीक है। बिहार पूर्व में है, उससे पूर्व में है पश्चिम बंगाल। तो यूपी में पहले आता है आपका महदहा, फिर लेखिया। महदहा 4 नंबर और 2 नंबर, 4 2 1 3। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहाल, राय महदहा
तथा दमदमा का उल्लेख उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए हैं। इनमें से 5 समाधान युग समाधान, 1 समाधान 3 इंच का मानक कंकाल के साथ मिले हैं। बाकी शेष जो हैं वे एक ही कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। इसी काल में मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में अधिकतर लोग जो मानव है वो नदी के किनारे पहले बसते थे, इसलिए जो नदी है नर्मदा घाटी यहाँ प्राप्त हुआ है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हाथनौर नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्व अरुण सोनेकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। नदी के किनारे असल में खाने पीने का सामान भी मिल जाता था आसानी से, पानी भी आसानी से उपलब्ध होता था, इसीलिए लोग नदी के किनारे रहते थे। मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज था जौ। सबसे पहले मानव को जौ प्राप्त हुआ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? जैसे कि नर्मदा घाटी में रहते थे तो वहीं से प्राप्त हुआ है। आदिम समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ये हमको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। मानव द्वारा उगाया गया ईरान में। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके लहोरा देव से। भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में, वो पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए उसको नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला क्षेत्र स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीज चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहोरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहोरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। लेकिन मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़, इसमें डी लगाया गया है क्योंकि इसमें लहोरा देव नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ सी, इसमें मेहरगढ़ दिया हुआ इस समय के लिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय
के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से इसमें मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनन स्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि, अन्न, जौ और धान है। दोनों सही है, एक और दो। जैसा कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। उदाहरणतव्य है कि प्रदेश की बीलन घाटी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डी हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती को प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लोहरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में का ही भाग है। और पहला कथन आपका सही हो गया। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन स्थलों में से प्राप्त प्राचीनतम कृषि, अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्रमाण, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 17 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौल से सी। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आडमगढ़ प्रस्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौल से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, कैल्कोलिथिक भी कहते हैं इसको। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न स्थानों कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय संस्कृतियाँ उकेरी गई हैं। इसमें 1, 3 और 4 सही है। पहला है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। दूसरा गलत है, कोई लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के, जिसे हम पढ़े भी हैं, यहाँ से काले रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ और तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवंती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड भी प्राप्त हुए, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। दोनों सही हैं।
जिससे 1, 3, 4 सही हो गया ऑप्शन। निम्न में किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण की संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? सी, एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है का उत्खनन डेक्कन कॉलेज और पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व है ईसा मध्य निर्धारित की गई है। 1500 से 1300 ईसा के 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन सही है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। उपयुक्त में से कोई नहीं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे श्रेष्ठ समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय मेहिर। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। बी है जो कि बी दिया हुआ है इसमें। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से